BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जो जिंदगी में रहमत थे, भारत में एक लत और जहमत और इंसानी रिश्तों का इम्तिहान बनते हुए। टाइम पे नहीं सोना है, खाना नहीं, कॉलेज नहीं जाना है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सोशली आइसोलेट हो गया। गजा में फायरबंदी खत्म, फलस्तीनियों के रॉकेट हमले, इस्राएली कार्रवाई में एक बच्चा मारा गया। और ये भी देखिएगा कि टेक्नोलॉजी के दीवाने इसे कैसे सुकून चैन के ख्वाबों का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि ये भी नशा है और इसकी लत बीमारी से कम नहीं, तो यकीनन आपका जहन मनशियात की तरफ जाएगा। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के बेहद इस्तेमाल का, जो एक बीमारी से कम नहीं। इसे टेक्नोलॉजी एडिक्शन भी कहते हैं। वाज़ेह अलामत ये कि इसका मरीज़ हर वक्त मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट से चिपका रहता है और बाकी ज़िंदगी भूल जाए। भारत के एक हालिया सर्वे में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 5% लोग टेक्नोलॉजी एडिक्ट्स पाए गए। इनकी बहाली के लिए मराकज़ खोले जा रहे हैं। बेंगलोर से शकील अख्तर की रिपोर्ट। 19 साला साजिद इन दिनों बहुत तन्हाई पसंद हो गया है। वो हर वक्त इंटरनेट पर मशगूल रहता है। सवेरे उठ के फ़ोन चेक करता तो इंटरनेट, सब कुछ ऐसा हो गया था, मेरा लाइफ इंटरनेट हो गया था। कुछ भी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सिर्फ इंटरनेट। माहिरीन कहते हैं कि दरअसल वो मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल के नशे का आदी हो चुका है। उनका जो बिहेवियर है सेम ड्रग एडिक्ट जैसा है। टाइम पे नहीं सोना है, खाना नहीं, कॉलेज नहीं जाना है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सोशली आइसोलेट हो गया। टेक्नोलॉजी के आदी होने की बीमारी के बारे में अभी बेशतर लोगों को पता नहीं है, और अक्सर किसी मरीज के बारे में उस वक्त पता चलता है जब टेक्नोलॉजी एडिक्शन या मोबाइल और कंप्यूटर के आदी होने की बीमारी अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। जो हमारे एडिक्शन सेंटर को, शेड क्लिनिक को जो लोग आते हैं, वो दूसरे प्रॉब्लम के वजह से आते हैं। वो बताते हैं उसको डिप्रेशन है, नहीं तो कुछ वर्क में प्रॉब्लम है, कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है। मगर हम जब असेसमेंट करते हैं हमें पता चलता है इसका कारण एडिक्शन है, स्पेशली टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, जो उसका परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। भारत में बेंगलोर में टेक्नोलॉजी एडिक्शन के इलाज का पहला मरकज़ खोला गया है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारी बन सकता है, इस अंदेशे के पेश नज़र अब मुल्की सतह पर एक सर्वे कराने की तैयारियां चल रही हैं। 2 से 5% लोग ऐसे मिले हैं जो कि एडिक्टिव यूज़ हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंटरनेट है, वीडियो गेम है, पोर्नोग्राफी है। हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक नेशनल सर्वे कर पाएँ। भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बीमारी होने के बारे में आगाही बहुत कम है। माहिरीन का ख्याल है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल एक बीमारी न बने, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके बारे में लोगों को साइंटिफिक तरीके से और बड़े पैमाने पर बेदार करना होगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, बेंगलोर। टेक्नोलॉजी के बेहद इस्तेमाल की लत, जिसे अब बीमारी कहा जा रहा है, इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली स्टूडियो से राहुल वर्मा बराह रास्त हमारे साथ हैं। राहुल जी आदाब। पहला सवाल तो यही है कि भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी एडिक्शन के बारे में लोगों को कितना पता है? देखिए, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूमात है। होता क्या है कि इसमें जब आप पूरा जब डूब चुके होते हैं, जैसा भी आपने रिपोर्ट में देखा, तो उनको मालूम नहीं होता कि वो कैसे उसमें जाते चले जाते हैं अंदर। और जब उनको मालूम चलता है तो वो पूरा बहुत जो उनका इम्पॉर्टेंट टाइम है, जो समय है, वो उसमें दे चुके होते हैं। तो इसमें मालूमात तो बहुत ही कम है अभी इस मामले में। तो राहुल वर्मा जी, ये जो इनकी बहाली के मराकज़ हैं या डी एडिक्शन सेंटर हैं, इनसे कितनी मदद मिलती है? देखिए, अभी तो ये बिल्कुल नए चंद शुरू ही हुआ है ये सब काम होना। तो इसमें जितना अवेयरनेस होता जाएगा उतनी मदद मिलती जाएगी। इसमें कुछ खास नहीं है, बस उनको ये समझाया जा रहा है, उनको आईना दिखाने जैसा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से उनका बस उसी चीज़ से रूबरू करा रहे हैं। तो उसी में उनका मेन फोकस रहता है अभी सेंटर्स का। तो ये जो
टेक्नोलॉजी एडिक्शन सेंटर है राहुल वर्मा जी, इसमें इलाज का कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है? वही जो रिवायती है जो जहनी मरीजों को या दूसरे लोगों के लिए होता है, ये अलग है? ये अलग है। इसमें क्या रहता है कि एक सर्वे फॉर्म होता है, जब आप वहाँ पे जाते हैं पहली बार में, तो उनसे ये आप अपना वो जो एडिक्ट है वो खुद नहीं मानेगा कि वो एडिक्ट है किसी चीज़ का, तो उसमें उसको कुछ चंद सवाल दिए जाते हैं कि जैसे आपका इंटरनेट वाईफाई चले जाता है या 3G नेटवर्क जाने पे आप क्या घबराहट महसूस करते हैं, क्या आप अपने जो फिज़िकल फ्रेंड से दोस्ती कम कर रहे हैं, ऑनलाइन दोस्त आपके ज़्यादा हैं, क्या आप खाना पीना भी सब छोड़ के इसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो जब वो उस पर जब क्वेश्चनर को वो हाँ या ना में जवाब देते हैं तो नतीजा उनके सामने अपने आप आ जाता है वो कितने लेवल के एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ के। तो राहुल वर्मा जी, भारत में जो एक सैंपल सर्वे किया गया उसमें कहा गया है कि 5% लोगों को ये लत है, यानी एक तरीके की बीमारी है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये तादाद या फिगर इससे ज़्यादा भी हो सकती है? ये इसे बिल्कुल इससे फिगर ज़्यादा ही निकलेगी, क्योंकि ये आज की डेट में आप देखिए, अभी ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो स्मार्टफोन है हमारे यहाँ पे इतने कम पैसों में उपलब्ध है, तो ये बड़े घरों में ही नहीं, आज की हर एक सड़क चलते हुए आदमी के पास में है, जिसका इस्तेमाल का ज़रूरत भी नहीं है उसको। एक नॉर्मल फ़ोन भी हो सकता है, तो उसके पास भी ये तादाद तो बहुत बड़ी निकलने वाली है आगे आने वाले समय में। तो मुझे ये बताइए राहुल वर्मा जी कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल एक जैसे हैं। अब ये बीमारी जो सामने आ रही है, इसका रीजनल सतह पर कोई हल निकाला जा सकता है? पाकिस्तान और भारत मिल करके कोई काम कर सकते हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल निकाला जा सकता है। हम लोग का बिल्कुल एक ही जैसा स्टेटस है, सब चीज़ है। सबसे ज़रूरी ये है कि जो हम टेक्नोलॉजी बच्चों को पकड़ा रहे हैं या जो अपने नौजवानों को पकड़ा रहे हैं, उनका एक सही इस्तेमाल के लिए उस पर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जब आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं किसी को जो 18 साल से कम का है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि आप इसको इतने समय से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। उनको उसके टेक्नोलॉजी के जो राइट यूज़ है, जो सही इस्तेमाल है, उसके बारे में की जानी चाहिए। और जो स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, जो टीचर्स हैं, ये सब लोगों को मिलके ही एक इसमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी होमवर्क भी बच्चों के इंटरनेट पे मिलते हैं, पर उसके बाद साथ में जो 4 साइट और खोल रहे हैं तो उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो सब मिलजुल के ही निकाल पाएंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका डिफरेंट सेटअप है, हमारा डिफरेंट है, तो हम मिलके ही कर सकते हैं इस पर कुछ। राहुल वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राहुल वर्मा जो दिल्ली में एक डी एडिक्शन सेंटर या बहाली के मरकज़ उदय फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। आइए देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर लोग इस मौजू पर क्या कह रहे हैं। ज़फ़र इकबाल आफरीदी इटली से कहते हैं कि इंसानी जहन अगर कारामा चीज़ों से मनुष्यात का काम ले तो इसमें इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी का क्या कसूर है। सैयद जाहिद गिलानी कराची से कहते हैं कि इंटरनेट की लत से इंसानी रिश्तों में खलीज पैदा होती है। आजकल लोगों के पास अपनों के लिए ही वक्त नहीं है। अदील अहमद पंजाब से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए थी, लेकिन इसके बेजा इस्तेमाल से इंसानी कदरों को नुकसान पहुँचा है। 3 दिन की फायरबंदी के बाद इसराइल ने गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। इसराइल कहता है कि उसने ये कार्रवाई हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमलों के जवाब में की है। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि इसराइल की जानिब से जानबूझकर गजा के स्कूल और अस्पतालों को निशाना बनाने की तहकीक होनी चाहिए कि जिसके बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। तफसील के साथ आदिल शाहज़ेब। 3 दिन के वक्फे के बाद आज सुबह गजा पर होने वाला ये पहला इसराइली हमला है जिसमें 10 साला बच्चा हलाक हुआ। गुज़श्ता एक माह के दौरान इसराइली हमलों में 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हुए, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है। इससे कबल इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में तोसी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हुए। हमास ने उस वक्त तक जंगबंदी में तोसी से इनकार किया है जब तक इसराइल गजा का गुज़श्ता 7 साल से जारी मुहासरा ख़त्म ना कर दे। गजा में हमास की इस रैली के शुरका का कहना है कि इसराइली हमलों में होने वाले नुकसान के बावजूद इनकी मज़ाहिमत जारी रहेगी। मैं अपने अकलौते बेटे, 4 बेटियों और घर बार सब कुछ इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इसराइल का कहना है कि हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेट फायर करने का सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो वो एक तवील जंग के लिए तैयार हैं। आदिल शाहज़ेब, BBC न्यूज़। और अब 2 और खबरें भी। अमरीकी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि अमरीकी जेट तैयारों ने इराक में रियासत इस्लामिया के अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की है। पेंटागन का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने इराक के शुमाली इलाके अराबील में रियासत इस्लामिया की आर्टिलरी को निशाना बनाया है जो कुर्द फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी।
आलमी इदारा सेहत ने मगरबी अफ्रीका से फैलने वाली बीमारी एबोला को सेहत आमा की बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी करार दिया है। स्विट्जरलैंड में एक हंगामी इजलास के बाद WHO के हुक्काम कहते हैं कि इस वायरस के मुमकिन नताइज संगीन हो सकते हैं। एबोला वायरस से अब तक 930 अफराद हलाक हो चुके हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि सिखों की अमेरिका में आगाही की मुहिम का मकसद क्या है, और यह भी कि बात शुरू तो हुई पहली चीनी एनिमेशन फिल्म से, लेकिन बकिया इरादे क्या हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। 2 साल पहले अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के इलाके ओक क्रीक में एक शख्स ने गुरुद्वारे पर हमला करके 6 सिखों को हलाक किया था। 9/11 के बाद अमेरिका में सिखों पर कई हमले हुए, लेकिन इस वाक़े ने सिखों को सोचने पर मजबूर किया कि माजरा क्या है, और अब वो बड़ी मुहिम के जरिए अमरीकियों को अपने मजहब से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। ओक क्रीक में हुई गोलीबारी के ठीक 2 हफ्ते बाद हरलीन कौर ने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला किया। अपनी सिख पहचान को जताने के लिए उन्होंने पगड़ी पहननी शुरू कर दी। पहले के मुकाबले में अब मुझे एयरपोर्ट पर 2 बार स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। इससे मुझे दूसरों को अपने मजहबी इक़्तिदार के बारे में बताने का मौका मिला है, और ये मेरी पगड़ी से जाहिर भी होता है। आज वो अमरीकी कांग्रेस में लंगर की मेजबानी करने पहुंची हैं। मकसद है अमेरिका में सिखों के बारे में बेहतर समझ पैदा करना। सिख मजहब और अमरीकी इक़्तिदार में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कांग्रेस में हम जो लंगर कर रहे हैं वो सिख मजहब के इक़्तिदार की तर्जुमानी करता है, और फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मजहब या तबके से हैं। एक अमरीकी नस्ल परस्त ने ओक क्रीक में 6 सिखों को गोलियों से भून डाला था और 4 को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। क्या 2 साल में कुछ बदला है? ओक क्रीक सिख बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या था। ये अमरीकी तारीख में किसी इबादतगाह पर होने वाला सबसे खौफनाक हमला था। इस वाक़े ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमने इस मुल्क में अब तक क्या हासिल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% अमरीकी अभी भी एक तस्वीर के जरिए किसी सिख की पहचान नहीं कर सकते, और आधे सिखों को मुसलमान समझते हैं। सिखों ने अब एक नई मुहिम शुरू कर दी है। My name is Waris. Sometimes people ask me where I'm from. Well, I come from a place where you can dunk a basketball, treat patients, sing on American Idol, be a Boy Scout, fly a plane, raise a family, ride a Harley, and serve the community. अमरीकी कानून बनाने वालों में यहाँ की सिख कौम की परेशानियों के बारे में समझ बढ़ी है, लेकिन रास्ता अभी काफी मुश्किल है। It's difficult for those who are not practiced at it. जो सिख मज़हब के बारे में नहीं जानते उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अगर आप इस मुल्क के मुख्तलिफ गिरजाघरों में जाएं तो आप देखेंगे कि लोग मजहबी त्योहारों पर एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगर आप इन्हीं एहसासात पर चर्च के बाहर भी अमल कर सकें तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अभी तो सिख कौम को अमेरिका को समझाते रहना होगा कि हर वो इंसान जो पगड़ी पहनता है और दाढ़ी रखता है उनके लिए खतरा नहीं है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वाशिंगटन। आइए देखते हैं इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें आप सबसे ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। इनमें पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इमरान खान के मुतालबात पर गौर करने की खबर सर फहरिस्त है। इसके अलावा दुनिया भर से सेल्फीज खींचते लोगों की पिक्चर गैलरी भी खूब देखी जा रही है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो आप हमारे नए YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और इनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क चीन हर शोबे में तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन क्या चीन दुनिया की कामयाब तरीन अमरीकी फिल्मी सनत का मुकाबला कर सकता है? चीनी कारोबारी दुनिया के एक अहम सतून गैरी वैंग इसी का जवाब देना चाहते हैं और अपनी एनिमेटेड फिल्मों के साथ चीनी फिल्मों का लोहा मनवाना चाहते हैं। वो अमरीकी कंपनी पिक्सार की टक्कर पर एक चीनी स्टूडियो बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तफसील के साथ खालिद करामत। ये है लिटिल येयोस, एक नई चीनी एनिमेशन कंपनी की बनाई हुई पहली फिल्म।
बीजिंग के नवाह में कायम लाइट चेजर एनिमेशन नामी ये कंपनी कैरी वैंग की कोशिशों का नतीजा है, जो पहले भी कई कामयाब कारोबार कर चुके हैं। इनमें दुनिया की अव्वलीन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स में से एक टुडाओ भी थी। लेकिन हसस बाजार नेस्डैक में टुडाओ के इजरा के बाद से कैरी वैंग बेचैन से हो गए हैं। After going through the whole motion of starting something from एक ख्याल को हकीकत का रूप देने और फिर स्टॉक मार्केट में लॉन्च करने के बाद मुझे ये कमी लगी कि इस पूरे अमल का असल मकसद तो हासिल हो गया, बाकी सब कुछ महज खाना पूरी होती है। The good thing about this film business is we get to make लेकिन फिल्मसाजी में हर रोज नया काम और नई बात है, और ये शायद मेरे मिजाज के लिए ज्यादा मौजू है। my personality in a way. गैरी वैंग का ख्वाब और अज़्म एक ऐसा एनिमेशन स्टूडियो बनाना है जो मयार और मिकदार में पिक्सार और ड्रीमवर्क्स जैसे बड़े इदारों का हम पल्ला हो। इस मकसद के लिए उन्होंने 6 माह तक दुनिया भर से बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के हामिल लोग भर्ती किए। अब उनकी एक अहम मसरूफियत कैलिफोर्निया में जारी काम पर एक मोबाइल रोबोट के जरिए नजर रखना है। चीन इस वक्त एक बड़े सनती कारखाने से अशिया इस्तेमाल करने वाले समाज में तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, और कैरी वॉन्ग को यकीन है कि चीनी ग्राहक अब ज्यादा से ज्यादा वो चीजें मांगेंगे जो इनकी तहजीब और सकाफत के करीब हों। इसी वजह से लिटिल येयोस जैसी फिल्मों की कहानी हमेशा चीन से मुतालिक होती है। कोई नया इदारा बनाना एक कारोबारी जुआ भी होता है, लेकिन वो इससे नहीं डरे। It's actually not so bad. एक बार आप खतरा मोल ले ले तो बात इतनी बड़ी रह नहीं जाती। एक पुरानी चीनी कहावत है कि पुल पर पहुंचने के बाद उसके नीचे से गुजरने के लिए कश्ती खुद ही तैयार हो जाती है। It will go straight again by itself, right? और चीन को अपना हॉलीवुड बनाने के लिए शायद ऐसे रवैये की जरूरत है। खालिद करामत, BBC न्यूज़। गैरी वैंग और चीनी ख्वाब। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है शफी नकी जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। शफी नकी जामई को इजाज़त दीजिए।